इस बुक समरी को शुरू करने से पहले मैं एक गाने की 2 लाइंस गुनगुनाऊंगा। कनेक्शन क्या है वो मैं बाद में समझाता हूँ। पहले गाना सुनिए। दिल से दिल मिलने का हाँ कोई कारण होगा, बिना कारण कोई बात नहीं होती। सिर्फ इतनी सी लाइन। और जो सेकंड हाफ है, मतलब इन 2 लाइनों में जो बाद वाली लाइन है कि बिना कारण कोई बात नहीं होती, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, नॉट फॉर अ रीजन बट फॉर अ गुड रीजन। ये क्रक्स मैंने इस गाने से और अपनी जिंदगी के अनुभव से उठाया, तो मैं इसलिए इस बात को पहले करना चाहता हूँ कि आज की जो बुक समरी है वो हमको ये रियलाइज कराती है कि हमारी जिंदगी में होने वाली हर घटना, उसमें कुछ न कुछ अच्छा छिपा हुआ रहता है। सिर्फ और सिर्फ नजरिए और एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूँ एक किकलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की बुक समरी है लाइफ विदाउट लिमिट्स, जिसे लिखा है निक वुयिचिक ने। शायद आप इनके बारे में जानते हो और हो सकता है कि ना भी जानते हो। बुक समरी को सुनिए और इसके बाद इनके बारे में गूगल कीजिएगा। ये बुक समरी पढ़ने के बाद आज अभी इसी वक्त से आप अपनी जिंदगी में शिकायतें करना बंद कर देंगे। जरा सोच के देखिए कि आपके पास हाथ और पैर नहीं होते तो आपको क्या लगता? क्या आप जिंदा रह पाते? क्या आपको लगता कि आपकी जिंदगी में जीने का कोई मकसद या मतलब होता? मगर ये निक वुयिचिक की कहानी है। वो बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी खुलकर जी और जी रहे हैं। अब वो एक सक्सेसफुल ऑथर, स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और एक पारिवारिक इंसान है। इस समरी में वो आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है और आपको अपनी जिंदगी कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी लाइफ विदाउट लिमिट्स बाय निक वुयिचिक। निक वुयिचिक दुनिया भर में घूमे हैं और हजारों लोगों को स्पीच दी है। इस बुक समरी में उन्होंने अभी तक अपने ऑडियंस को जो भी सीख और लेसन्स दिए हैं उन सभी को शामिल किया है। इस समरी में आप उम्मीद, विश्वास और सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को अपनाने के बारे में सीखेंगे। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना और हायर पर्पस पर यकीन करना सीखेंगे। साथ ही आप अपने डर का सामना करना भी सीखेंगे। निक के पास हाथ और पैर नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ बिना किसी लिमिट के जीने में कामयाब रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये समरी आपको भी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज और खुशियों से भरी जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर करेगी। आइए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग और लर्निंग से भरी जर्नी की शुरुआत इस चैप्टर से। इफ यू कांट गेट अ मिरेकल, बिकम वन। निक अपने माता पिता के पहले बच्चे थे। उनकी माँ एक मिडवाइफ थी, यानी वो बच्चे के जन्म के प्रोसेस में प्रेग्नेंट औरतों की मदद किया करती थी। उन्होंने डिलीवरी रूम में नर्स के रूप में काम करते हुए बहुत सी माँओं और बच्चों की देखभाल की थी। इसलिए जब वो खुद माँ बनने वाली थी तो उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। वो अपने खाने पीने और दवाइयों का बहुत ध्यान रखती थी। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान छोटी मोटी दवाई तक नहीं ली, शराब को हाथ तक नहीं लगाया। वो रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाया करती थी और इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि उनका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। निक के पैदा होने से पहले उनकी माँ का 2 बार अल्ट्रासाउंड हुआ था, जिसमें उनके डॉक्टर ने बताया था कि उनका बच्चा लड़का है, लेकिन उन्होंने निक की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताया। निक का जन्म 4 दिसंबर 1982 में हुआ। जब वो पैदा हुए तब डॉक्टर और नर्स एकदम शांत हो गए थे। वो बच्चे को माँ के पास लेकर नहीं गए और सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन निक के पिता ने दूर से ही देख लिया था कि उस बच्चे के हाथ नहीं है और वो डिलीवरी रूम के बाहर चले गए। डॉक्टर और नर्स ने तुरंत ही निक के छोटे से शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढक दिया। लेकिन निक की माँ को एहसास हो गया था कि कुछ तो अजीब जरूर है। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, क्या बात है, क्या मेरे बच्चे को कुछ हुआ है? फुकमिलिया। डॉक्टर बस यही एक शब्द बोल पाए, लेकिन क्योंकि निक की माँ एक मिडवाइफ थी, उन्हें शब्द का मतलब समझ में आ गया था।
इस शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बच्चा अधूरा या बिना हाथ पैर के पैदा होता है। उन्हें यह सच्चाई कबूल करने में मुश्किल हो रही थी। उस समय निक के पिता बाहर थे। जब डॉक्टर उनसे बात करने के लिए बाहर आए तब निक के पिता ने कहा, क्या मेरे बेटे के हाथ नहीं है? तब डॉक्टर ने कहा कि असल में आपके बेटे के हाथ और पैर दोनों नहीं हैं। निक के पिता को यह सुनकर बहुत गहरा धक्का लगा और वो कमजोर महसूस करने लगे। वो अपनी पत्नी को यह खबर देने के लिए जब रूम में गए तो उन्होंने देखा कि वो रो रही थी। हॉस्पिटल के स्टाफ अक्सर निक को उनकी माँ के पास ले जाया करते थे, लेकिन उनकी माँ उन्हें देखने से भी इनकार कर देती थी क्योंकि वो अभी तक खुद को उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं कर पाई थी। उस समय निक की माँ रो रही थी। उनके साथ बाकी नर्स और नन्हे निक भी रो रहे थे। आखिरकार नर्स ने निक को उनकी माँ के बगल में लेटा दिया। फिर भी उनकी माँ उनकी ओर देख नहीं पाई। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उनके बेटे के हाथ और पैर नहीं हैं। उनकी माँ ने नर्स से कहा, इसे वापस ले जाओ, मैं इसे देखना या छूना भी नहीं चाहती। उनके पति इस समय उनकी मानसिक स्थिति को समझते थे। समय बीतने के साथ वो दोनों सोचने लगे कि अगर भगवान से सब प्यार करते हैं तो उन्होंने उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। निक को इस बारे में तब पता चला जब वो 13 साल के थे। उन्हें स्कूल में बुली किया जाता था, जिस वजह से वो रोते हुए घर लौटते थे और उन्हें देखकर उनकी माँ को भी रोना आ जाता था। निक और उनके माता पिता जीसस को बहुत ज्यादा मानने वाले क्रिश्चियन हैं। उन्होंने इस सच को ये मानकर स्वीकार कर लिया कि शायद इसके पीछे भगवान का कोई प्लान है और एक दिन उन्हें भगवान के प्लान के बारे में जरूर पता चलेगा। वो दोनों ही निक को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने निक को उनके हालात को स्वीकारने में बहुत मदद भी की। निक की माँ ने निक को बताया कि किस तरह जब वो पैदा हुए थे तो वो उन्हें छूना तक नहीं चाहती थी, लेकिन निक ने उनकी माँ की भावनाओं को समझा और कहा कि शायद वो अगर उनकी जगह होते तो वो भी इतने ही सदमे में चले जाते। जैसे जैसे निक बड़े होते गए उनका यह विश्वास भी बढ़ता गया कि भगवान ने उनके लिए कुछ सोच रखा है। इस बात से उनके अंदर एक उम्मीद और उमंग जागने लगी, पर वो एक खुशमिजाज बच्चे की तरह जीने लगे। लोग अक्सर उनसे कहते थे कि वो उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण उन्हें बहुत पसंद करते हैं। दुनिया भर में घूमते हुए निक ने लोगों को इतने ज्यादा दर्द और तकलीफ में देखा था, जिससे उन्हें यह महसूस होने लगा था कि उन लोगों के मुकाबले उनका दर्द कितना कम है। उन्होंने ऐसे बच्चों को देखा जो न सिर्फ अनाथ थे बल्कि बहुत ज्यादा बीमार भी थे। उन्होंने ऐसी लड़कियों और औरतों को देखा जिन्हें जबरदस्ती सेक्स के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने दुनिया में हर ओर फैली बहुत ज्यादा गरीबी भी देखी, जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। एक बार निक इजिप्ट की राजधानी कायरो की एक बस्ती में गए थे, जिसे गार्बेज सिटी के नाम से जाना जाता है। वहां के 50,000 लोग कचरे के पहाड़ों से चीजें ढूंढकर जिंदगी गुजारते थे। वो कचरे में से ऐसी चीजें खोजते थे जो वो बेच सकें या रिसाइकल कर सकें, या कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें जिंदा रहने में मदद कर सके। वो पूरी बस्ती बदबूदार थी और हर जगह कचरा देखने को मिलता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों की जिंदगी कितनी बुरी और दुखदाई थी। वो एक निराश और कड़वाहट भरी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब 2009 में निक वहां गए तब उन्होंने देखा कि वहां के लोग ज्यादातर खुश हैं और उन्हें भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास है। इजिप्ट के 90% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन गार्बेज सिटी के ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं। वहां छोटी सी बिल्डिंग में लोग ठूसे हुए हैं। निक ने जब वहां बोलना शुरू किया तो वहां के लोगों की सादगी देखकर वो चकित रह गए। वहां उनकी ऑडियंस उनकी तरफ देखकर लगातार मुस्कुरा रही थी, जिससे उन्हें उनके दयालु दिल का एहसास हुआ। निक की टीम ने वहां के कुछ लोगों में कुछ पैसे, चावल और चाय बांटे। उन्होंने बच्चों के लिए फुटबॉल और साथ ही स्पोर्ट्स के सामान दिए। खेल का सामान मिलते ही वहां सब बहुत खुश हो गए और खेलने लगे। निक वहां के बच्चों की खुशी कभी नहीं भूल पाए। उस खुशी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि अगर हम चाहें तो किसी भी हालात में खुश हो सकते हैं। खुश रहने का राज ये है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर आप ये समझ पाएं कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं और उस पर फोकस करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। खुश रहना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और इसी के साथ जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नो आर्म्स, नो लेग्स,
नो लिमिट्स। निक जब भी ट्रैवल करते हैं उन्हें इंसान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत और ताकत का एहसास होता है। उन्हें पता है कि चमत्कार होते हैं लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसकी उम्मीद करते हैं। तो उम्मीद का क्या मतलब होता है? उम्मीद का मतलब है अंधेरे सुरंग के दूसरी ओर रोशनी होना। ये एक तसल्ली है कि भले ही आप हालातों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उसकी तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद भी है। कभी कभी हमारे विश्वास और प्रार्थनाओं के बाद भी दुर्घटनाएं होती हैं। चिली, मैक्सिको, हैटी और चाइना में लगातार एक के बाद एक जानलेवा भूकंप आए और उसमें बहुत से लोगों की जान गई। हम इतनी तकलीफ के बीच में भी उम्मीद कैसे कायम रख सकते हैं? जब आपको लगे कि आपने सब कुछ खो दिया है, तब ये याद रखिए कि सबसे बड़ी तकलीफ ही लोगों के अंदर एक दूसरे की मदद करने और शेयर करने के जज्बे को जगाती है। बहुत सारे वॉलंटियर्स उस भूकंप वाली जगह पर मदद के लिए गए। डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, इंजीनियर ने अपना समय, पैसा और ताकत लगाकर उन लोगों की मदद की। 2008 में निक चाइना गए थे, जहां वो उस भीषण भूकंप के सर्वाइवर्स से मिले। वो सर्वाइवर्स वो बच्चे थे जिन्होंने भूकंप में अपने माता पिता और घर को खो दिया था। निक ने अनाथालय में उनकी डांस परफॉर्मेंस देखी और उन्हें स्पीच भी दी। शुरू में निक को ये समझ नहीं आया कि वो उन बच्चों से क्या कहें। उन बच्चों ने अपना सब कुछ खो दिया था और निक को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें उम्मीद कैसे दे। लेकिन निक जब अनाथालय पहुंचे तब उन्हें उन बच्चों को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन बच्चों ने उनका बड़े जोरों शोरों से स्वागत किया और एक एक करके उनसे गले मिले। निक को चाइनीज भाषा नहीं आती थी, फिर भी वो उन बच्चों के दिलों में चल रही उम्मीद की रोशनी को महसूस कर सके थे। निक को लग रहा था कि उस दिन उन्हें उन बच्चों को इंस्पायर करना है, लेकिन असल में उन बच्चों ने निक को इंस्पायर कर दिया था। वो बच्चे इतना दर्दनाक हादसा झेलकर भी ना उम्मीद नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट को गुम नहीं होने दिया था। निक ने उनसे कहा कि वो उनकी हिम्मत और जिंदादिली देखकर हैरान भी हैं और बेहद खुश भी। निक ने उन्हें इसी तरह आगे बढ़ते रहने के लिए एनकरेज भी किया और समझाया कि आज अगर वो इस दौर से गुजरे हैं तो क्या, आने वाले कल में इससे बेहतर जिंदगी उनका इंतजार कर रही है और उनमें अपने सपने को पूरा करने की पूरी काबिलियत है। इसी जज्बे के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। फुल एश्योरेंस इन दी हार्ट। 2008 में निक एक इवेंट में स्पीच देने के लिए हवाई गए थे। वहां वो ब्रिटनी हैमिल्टन से मिले, जो कि एक वर्ल्ड क्लास सर्फर थी। ब्रिटनी न सिर्फ अपने कमाल के स्किल्स के लिए मशहूर थी, बल्कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी के कारण भी जानी जाती थी। 2003 में टाइगर शार्क ने ब्रिटनी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने अपना बायां हाथ खो दिया था। अब ब्रिटनी दुनिया भर में अपनी हिम्मत और अटूट विश्वास के लिए जानी जाती है। अब वो सर्फर होने के साथ साथ निक की ही तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। ब्रिटनी का कहना है कि वो लोगों को बताना चाहती है कि भगवान हमसे प्यार करते हैं और उन्हें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं और इसका सबूत उनकी खुद की कहानी है। उस दिन ब्रिटनी अपने शरीर का 70% खून खो चुकी थी और उस जगह से हॉस्पिटल 45 मिनट की दूरी पर था। इमरजेंसी पैरामेडिक ने ब्रिटनी के कान में भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही आपको कभी नजरअंदाज करेंगे, ये कहकर उन्हें तसल्ली दी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तब उन्हें पता चला कि सारे ऑपरेशन रूम फुल थे और ब्रिटनी के लिए कोई जगह खाली नहीं थी। उनकी जिंदगी खतरे में थी, लेकिन किस्मत से एक पेशेंट ने अपने घुटने की सर्जरी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया था। आपको पता है वो पेशेंट कौन थे? वो पेशेंट थे ब्रिटनी के पिता। ये कितना अजीब इत्तेफाक है कि उनके पिता भी उस समय वहीं थे। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार करने लगे। उन्होंने पिता की जगह बेटी की सर्जरी शुरू कर दी, पर उस ऑपरेशन ने ब्रिटनी की जान बचा ली। ब्रिटनी इतनी पॉजिटिव सोच वाली, खुश मिजाज और एथलेटिक लड़की है कि वो इस दुर्घटना के 3 हफ्ते बाद ही समुद्र में वापस सर्फिंग करने पहुंच गई। निक से बात करते हुए ब्रिटनी ने बताया कि उन्हें लगता है कि उनका हाथ खोना उनके लिए भगवान के द्वारा बनाए गए प्लान का हिस्सा है। उन्होंने खुद के लिए कभी भी बुरा महसूस नहीं किया। उनके साथ जो हुआ उसे स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ गई। नेक्स्ट वर्ल्ड्स बेस्ट वुमेन सर्फर्स कॉम्पिटिशन में ब्रिटनी 3rd पोजीशन पर रही और उन्होंने ऐसा सिर्फ एक हाथ की मदद से किया था।
बितनी का विश्वास है कि एक हाथ खोना उनके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब वो दुनिया भर के लोगों को खुलकर बिना किसी लिमिट की जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर कर सकती है। फेथ या विश्वास सिर्फ धार्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आप भले ही अभी बहुत तकलीफ और दर्द झेल रहे हों, लेकिन कभी न कभी सब ठीक हो जाएगा। निक फेथ का फुल फॉर्म कुछ इस तरह से बताते हैं: फुल एश्योरेंस इन दी हार्ट, यानी दिल की गहराइयों से विश्वास होना। इस बात पर भरोसा रखिए कि कभी न कभी अच्छे दिन जरूर आएंगे। आपकी जिंदगी में बहुत से मौके आएंगे और जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी कारण की वजह से होता है। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, लव द परफेक्टली इम्परफेक्ट यू। निक एक बार ईस्ट एशिया के टूर पर थे। उन्होंने सिंगापुर में 300 टॉप एंटरप्रेन्योर्स और एग्जीक्यूटिव्स के सामने स्पीच दी। उनकी प्रेजेंटेशन के बाद एक आदमी सूट बूट पहने उनसे मिलने आए। वो आदमी वहां मौजूद बाकी लोगों की तरह ही सक्सेसफुल दिख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने निक से कहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो आदमी 3 बैंक के मालिक थे, लेकिन फिर भी दौलत उनकी मदद नहीं कर सकती थी। उनकी परेशानी ये थी कि उनकी 14 साल की बेटी जब भी खुद को आईने में देखती थी वो खुद को बदसूरत कहती थी। इसी कारण वो खुद से नफरत करती थी और अपनी अच्छाइयां नहीं देख पाती थी। उस आदमी ने निक को बताया कि इससे उस लड़की का दिल टूट रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी ये जाने कि वो खूबसूरत है और उसमें बहुत सी काबिलियत है। क्या आप ऐसी ही किसी सिचुएशन में फंसे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप में कोई खास बात नहीं है? क्या आप अपने स्कूल के लड़के और लड़कियों से जलन महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आप इतने लंबे या सुंदर या स्मार्ट नहीं हैं? अगर हम खुद को अभी पसंद नहीं करते जब हम जवान हैं, हेल्दी हैं, तो क्या हम खुद को बूढ़े और कमजोर हो जाने पर पसंद कर पाएंगे? अगर आप खुद को स्वीकार नहीं कर सकते तो आपको दूसरों को भी स्वीकार करने में दिक्कत होगी। अगर आप हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे या अपने बारे में दूसरों की ओपिनियन सुनते रहेंगे, तो आप पूरी जिंदगी गुस्से और अकेलेपन में जिएंगे। वो क्या है जो आपको खुद से प्यार करने से रोक रहा है? वो आपके चेहरे पर एक बड़ा सा पिंपल हो सकता है, या आपके बिखरे हुए बाल, या फिर आपका रंग, या फिर आपका वजन। इनमें से जो भी कारण हो, लेकिन ये याद रखिए कि आप जैसे भी हैं, आप बहुत सुंदर हैं। अपनी कमियों पर दुखी होने के बदले किसी और का दुख बांटने की कोशिश कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी तकलीफ पर न देकर दूसरों की तकलीफ पर दीजिए। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। आप गरीबों के लिए खाना बनाने वाले किचन में वॉलंटियर कर सकते हैं, या अनाथालय के लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, या भूकंप पीड़ितों की मदद कर सकते हैं, या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, या किसी कॉज के लिए हो रहे मैराथन में हिस्सा ले सकते हैं। आप खुद दंग रह जाएंगे कि ये सब करने से आपको कितना अच्छा महसूस होगा। हर इंसान इम्परफेक्ट है और सभी बेहतर बनने की प्रोसेस में है। हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। खुद को आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कीजिए। आपके पास जो भी है उसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अपने मकसद को ढूंढिए और अपनी यूनिकनेस को अच्छे काम में लगाइए। आपके जैसा सेम टैलेंट, खूबियां, एबिलिटीज और किसी में नहीं हो सकती। खुद से प्यार कीजिए, तभी आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है एटीट्यूड इज अल्टीट्यूड। एटीट्यूड इज अल्टीट्यूड ये निक की कंपनी का नाम है, जो उनके स्पीकिंग इवेंट्स को मैनेज करती है। उन्होंने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास है कि बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के वो अपनी डिसेबिलिटी से कभी भी उभर नहीं पाते और ना ही इतने सारे लोगों की जिंदगी से जुड़ पाते। आपने ये बात पहले भी कई बार सुनी होगी कि आप अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इतनी सारी मोटिवेशनल बुक्स और प्रेजेंटेशंस में दोहराए जाने का कारण ये है कि ये बात 100% सच है। आप दुनिया को अपने एटीट्यूड के नजरिए से देखते हैं और उसी हिसाब से फैसले भी लेते हैं। अगर आपकी जिंदगी आपके हिसाब से नहीं बीत रही तो हो सकता है कि जिंदगी की ओर आपका नजरिया नेगेटिव हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे कभी भी बदल सकते हैं। एटीट्यूड को एक रिमोट की तरह देखिए जो कभी भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप खुद के चिड़चिड़े, आलसी, उदास या गुस्सैल होने को आप फुर्तीले
खुश मिजाज और जिंदा दिल होने से बदल सकते हैं। इससे आपके आसपास के लोगों में भी बदलाव आएगा और आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होने लगेगा। आप लिजा, जो कि एक म्यूजिक टीचर हैं, की कहानी से सीख सकते हैं। जब वो बच्ची थी, वो एक कार एक्सीडेंट में बहुत बुरे तरीके से घायल हो गई थी। लिजा 2 दिन तक कोमा में थी और जब वो कोमा से उठी तब वो न बोल सकती थी, न खा सकती थी और ना ही चल सकती थी। डॉक्टरों को लगा कि इसका असर लिजा के ब्रेन पर हुआ था, जिसके कारण हो सकता था कि वो दिमागी तौर पर बीमार हो जाएं और कभी बोल या चल न पाए। लेकिन वो देखकर हैरान रह गए कि उनका शरीर रिकवर करने लगा था। आखिर में सिर्फ उनकी दाईं आंख में प्रॉब्लम रह गई थी। इस हादसे के कारण लिजा ने बहुत ज्यादा दर्द सहा था। उनके कई ऑपरेशन भी हुए, लेकिन फिर भी उनकी आंख ठीक नहीं हो पाई। उस समय वो बहुत बुरा महसूस कर सकती थी। भगवान ने उनके साथ जो किया वो उसके लिए भगवान से गुस्सा हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखा। उन्होंने निक को चिट्ठी में लिखा, अब भी कई बार मैं दुखी महसूस करती हूँ कि मेरी दोनों आंखें एक साथ काम नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर मैं याद करती हूँ कि भगवान ने मेरी जान बचाई है। मेरी दाईं आंख मुझे याद दिलाती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इसमें कोई खराबी भी नहीं है। मैं ताकत के लिए भगवान को पुकारती हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ और अपने आसपास के लोगों की देखभाल करने की कोशिश भी करती हूँ। लिजा ने अपनी डिसेबिलिटी पर ध्यान न देने का फैसला किया। वो इस बात से खुश थी कि वो चल बोल पा रही हैं और अपनी जिंदगी जितना हो सके उतना नॉर्मल तरीके से जी पा रही थी। उस दुर्घटना की कड़वाहट लिजा ने अपने अंदर कभी नहीं आने दी। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी सदमे का तुक छाया हो या आप पर जिम्मेदारियों का बोझ हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दुख और गुस्सा आना नॉर्मल बात है। आपको कुछ समय के बाद खुद से पूछना चाहिए, क्या आप अपनी जिंदगी इसी तरीके से दुख में बिता देना चाहते हैं या फिर अपनी तकलीफ से उबरकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? और ये सवाल जरूर पूछिए। हम इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, आर्मलेस बट नॉट हार्मलेस। चकी नाम का एक लड़का निक के ग्रेड स्कूल का एक बुली था, जो सब पर दादागिरी किया करता था। ये उसका असली नाम नहीं था, लेकिन क्योंकि उस हॉरर मूवी की खूनी गुड़िया की तरह उसके बाल संतरे के रंग के, कान बड़े बड़े और चेहरे पर झाइयां थीं, इसलिए सब उसे चकी कहते थे। चकी पहला लड़का था जिसने सच में निक के दिल में डर भरा था। एक दिन ब्रेक के दौरान उसने निक को चैलेंज किया, मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम लड़ाई नहीं कर सकते। चकी ने कहा, शर्त लगा लो, मैं कर सकता हूं। निक ने जवाब दिया। निक को उस समय यह नहीं पता था कि वो चकी को कैसे हराएंगे, लेकिन क्योंकि उनके सारे दोस्त वहां उनके साथ थे तो उन्होंने बहादुर बनने की पूरी कोशिश की। वो एक क्रिश्चियन फैमिली से थे तो उन्हें यह पता था कि लड़ाई झगड़ा करना किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन निक अपने भाइयों के साथ रेसलिंग कर चुके थे। अगर तुम लड़ सकते हो तो साबित करो, चकी ने कहा। ठीक है, तुम मुझे लंच टाइम में ओवल पर मिलो, निक ने जवाब दिया। पक्का, तुम वहां आना जरूर। लंच टाइम तक निक उस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहे। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लंच टाइम आ गया। अब निक को चकी का सामना करना था। निक के दोस्त उन्हें चारों तरफ से घेर कर उनकी व्हील चेयर के साथ चलने लगे। जब वो ओवल पहुंचे तो वहां पर पहले से बहुत से स्टूडेंट मौजूद थे। वहां कई स्टूडेंट शर्त लगा रहे थे और उनका मानना था कि निक हार जाएंगे। क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? चंकी ने पूछा। निक ने हामी में सर तो हिला दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो ऐसा करेंगे कैसे। चक्की भी इसे लेकर श्योर नहीं था, इसलिए उसने पूछा, तो हम ये लड़ाई कैसे करने वाले हैं? मुझे नहीं पता, निक ने जवाब दिया। तुम्हें अपनी व्हील चेयर से उतरना पड़ेगा। ये गलत होगा तो तुम उस पर बैठकर लड़ाई करो, चक्की ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी अपने घुटनों पर आना होगा ताकि हम लोग फेस टू फेस आ पाए, निक ने जवाब दिया। तो लड़ाई शुरू हुई। चक्की और निक आपस में चक्कर लगाने लगे और इससे पहले कि निक कुछ कर पाते, चक्की ने उन्हें जोर से धक्का दिया और निक अपनी पीठ के बल गिर पड़े। वो ऐसे गिरे जैसे आलू का बोरा गिरता है। ऐसा गिरने से निक को बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो अपने कंधे और सर की मदद से दोबारा उठ गए। उन्होंने फिर से चक्की पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें फिर से हाथ से धक्का दे दिया। निक तुरंत ही मुंह के बल गिर पड़े।
चकी उन्हें बुरी तरह से पीटने का फैसला कर चुका था। इस बार जब निक उठे तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को चकी की ओर धकेला। इस बार उनका सिर जाकर चकी की नाक पर जोर से लगा। इस धक्के से दोनों ही नीचे गिर गए, लेकिन निक तुरंत ही उठ गए। जबकि चकी अपनी नाक को पकड़ा हुआ था, उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इतना ज्यादा कि वो खून उसकी उंगलियों के बीच से होता हुआ उसकी शर्ट पर गिर रहा था। चकी जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर भागा। वो आखिरी बार था जब चकी ने निक को डराया और धमकाया था। ये निक की पहली और आखिरी लड़ाई थी, लेकिन इससे निक ने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया। उन्होंने सीखा कि भले ही उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, या अगर वो बहुत डरे हुए भी हैं तो कभी न कभी वो उस पर काबू पा ही लेंगे। उन्होंने ये भी जाना कि वो अपने डर से ज्यादा ताकतवर हैं। यही वो चीज है जो निक सबको सिखाना चाहते हैं। डर जरूर आपके रास्ते की रुकावट बन सकता है, लेकिन याद रखिए कि डर बस एक भावना है। ये बस आप महसूस करते हैं। डर कोई असली चीज भी नहीं है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंटरव्यू, किसी बड़े एग्जाम या ऑपरेशन से पहले डरे हुए थे, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद आपको लगा हो कि वो उतना भी बुरा नहीं था जितना आपने सोच रखा था? शायद आप किसी ऐसी चीज से डरते हो जो अब तक नहीं हुआ, लेकिन शायद आगे कभी हो भी सकता है। जैसे आपको फेलियर, रिजेक्शन या एम्बैरेसमेंट का डर हो। लेकिन आपको कभी भी डर को आपको रोकने नहीं देना चाहिए। डर सिर्फ आपके दिमाग में है। थोड़ी हिम्मत दिखाइए और आगे बढ़िए, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एटीट्यूड इज अल्टीट्यूड। एटीट्यूड इज अल्टीट्यूड ये निक की कंपनी का नाम है जो उनके स्पीकिंग इवेंट्स को मैनेज करती है। उन्होंने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास है कि बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के वो अपनी डिसेबिलिटी से कभी भी उभर नहीं पाते और ना ही इतने सारे लोगों की जिंदगी से जुड़ पाते। आपने ये बात पहले भी कई बार सुनी होगी कि आप अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इतनी सारी मोटिवेशनल बुक्स और प्रेजेंटेशंस में दोहराए जाने का कारण ये है कि ये बात 100% सच है। आप दुनिया को अपने एटीट्यूड के नजरिए से देखते हैं और उसी हिसाब से फैसले भी लेते हैं। अगर आपकी जिंदगी आपके हिसाब से नहीं बीत रही तो हो सकता है कि जिंदगी की ओर आपका नजरिया नेगेटिव हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे कभी भी बदल सकते हैं। एटीट्यूड को एक रिमोट की तरह देखिए जो कभी भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप खुद के चिड़चिड़े, आलसी, उदास या गुस्सैल होने को आप फुर्तीले, खुशमिजाज और जिंदा दिल होने से बदल सकते हैं। इससे आपके आसपास के लोगों में भी बदलाव आएगा और आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होने लगेगा। आप लिजा, जो कि एक म्यूजिक टीचर हैं, की कहानी से सीख सकते हैं। जब वो बच्ची थी, वो एक कार एक्सीडेंट में बहुत बुरे तरीके से घायल हो गई थी। लिजा 2 दिन तक कोमा में थी और जब वो कोमा से उठी तब वो न बोल सकती थी, न खा सकती थी और न ही चल सकती थी। डॉक्टरों को लगा कि इसका असर लिजा के ब्रेन पर हुआ था, जिसके कारण हो सकता था कि वो दिमागी तौर पर बीमार हो जाएं और कभी बोल या चल न पाए। लेकिन वो देखकर हैरान रह गए कि उनका शरीर रिकवर करने लगा था। आखिर में सिर्फ उनकी दाईं आंख में प्रॉब्लम रह गई थी। इस हादसे के कारण लिजा ने बहुत ज्यादा दर्द सहा था। उनके कई ऑपरेशन भी हुए, लेकिन फिर भी उनकी आंख ठीक नहीं हो पाई। उस समय वो बहुत बुरा महसूस कर सकती थी। भगवान ने उनके साथ जो किया वो उसके लिए भगवान से गुस्सा हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखा। उन्होंने निक को चिट्ठी में लिखा, अब भी कई बार मैं दुखी महसूस करती हूँ कि मेरी दोनों आंखें एक साथ काम नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर मैं याद करती हूँ कि भगवान ने मेरी जान बचाई है। मेरी दाईं आंख मुझे याद दिलाती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इसमें कोई खराबी भी नहीं है। मैं ताकत के लिए भगवान को पुकारती हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ और अपने आसपास के लोगों की देखभाल करने की कोशिश भी करती हूँ। लिजा ने अपनी डिसेबिलिटी पर ध्यान न देने का फैसला किया। वो इस बात से खुश थी कि वो चल बोल पा रही हैं और अपनी जिंदगी जितना हो सके उतना नॉर्मल तरीके से जी पा रही थी। उस दुर्घटना की कड़वाहट लिजा ने अपने अंदर कभी नहीं आने दी। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी सदमे का दुख छाया हो या आप पर जिम्मेदारियों का बोझ हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दुख और गुस्सा आना नॉर्मल बात है। आपको कुछ समय के बाद खुद से पूछना चाहिए, क्या आप अपनी जिंदगी इसी तरीके से दुख में बिता देना चाहते हैं?
या फिर अपनी तकलीफ से उबरकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? और ये सवाल जरूर पूछिए। हम इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आर्मलेस बट नॉट हार्मलेस। चकी नाम का एक लड़का निक के ग्रेड स्कूल का एक बुली था जो सब पर दादागिरी किया करता था। ये उसका असली नाम नहीं था, लेकिन क्योंकि उस हॉरर मूवी की खूनी गुड़िया की तरह उसके बाल संतरे के रंग के, कान बड़े बड़े और चेहरे पर झाइयां थीं, इसलिए सब उसे चकी कहते थे। चकी पहला लड़का था जिसने सच में निक के दिल में डर भरा था। एक दिन ब्रेक के दौरान उसने निक को चैलेंज किया। मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम लड़ाई नहीं कर सकते। चकी ने कहा, शर्त लगा लो, मैं कर सकता हूं। निक ने जवाब दिया। निक को उस समय यह नहीं पता था कि वो चकी को कैसे हराएंगे, लेकिन क्योंकि उनके सारे दोस्त वहां उनके साथ थे तो उन्होंने बहादुर बनने की पूरी कोशिश की। वो एक क्रिश्चियन फैमिली से थे तो उन्हें यह पता था कि लड़ाई झगड़ा करना किसी चीज का हल नहीं है। लेकिन निक अपने भाइयों के साथ रेसलिंग कर चुके थे। अगर तुम लड़ सकते हो तो साबित करो, चकी ने कहा। ठीक है, तुम मुझे लंच टाइम में ओवल पर मिलो, निक ने जवाब दिया। पक्का, तुम वहां आना जरूर। लंच टाइम तक निक उस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहे। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लंच टाइम आ गया। अब निक को चकी का सामना करना था। निक के दोस्त उन्हें चारों तरफ से घेर कर उनकी व्हील चेयर के साथ चलने लगे। जब वो ओवल पहुंचे तो वहां पर पहले से बहुत से स्टूडेंट मौजूद थे। वहां कई स्टूडेंट शर्त लगा रहे थे और उनका मानना था कि निक हार जाएंगे। क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? चंकी ने पूछा। निक ने हामी में सर तो हिला दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो ऐसा करेंगे कैसे। चक्की भी इसे लेकर श्योर नहीं था, इसलिए उसने पूछा, तो हम ये लड़ाई कैसे करने वाले हैं? मुझे नहीं पता, निक ने जवाब दिया। तुम्हें अपनी व्हील चेयर से उतरना पड़ेगा। ये गलत होगा तो तुम उस पर बैठकर लड़ाई करो, चक्की ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी अपने घुटनों पर आना होगा ताकि हम लोग फेस टू फेस आ पाए, निक ने जवाब दिया। तो लड़ाई शुरू हुई। चक्की और निक आपस में चक्कर लगाने लगे, पर इससे पहले कि निक कुछ कर पाते चक्की ने उन्हें जोर से धक्का दिया और निक अपनी पीठ के बल गिर पड़े। वो ऐसे गिरे जैसे आलू का बोरा गिरता है। ऐसा गिरने से निक को बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो अपने कंधे और सर की मदद से दोबारा उठ गए। उन्होंने फिर से चक्की पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें फिर से हाथ से धक्का दे दिया। निक तुरंत ही मुंह के बल गिर पड़े। चक्की उन्हें बुरी तरह से पीटने का फैसला कर चुका था। इस बार जब निक उठे तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को चक्की की ओर धकेला। इस बार उनका सर जाकर चक्की की नाक पर जोर से लगा। इस धक्के से दोनों ही नीचे गिर गए, लेकिन निक तुरंत ही उठ गए। जबकि चक्की अपनी नाक को पकड़ा हुआ था, उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। इतना ज्यादा कि वो खून उसकी उंगलियों के बीच से होता हुआ उसकी शर्ट पर गिर रहा था। चक्की जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर भागा। वो आखिरी बार था जब चक्की ने निक को डराया और धमकाया था। ये निक की पहली और आखिरी लड़ाई थी, लेकिन इससे निक ने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया। उन्होंने सीखा कि भले ही उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, या अगर वो बहुत डरे हुए भी हैं तो कभी न कभी वो उस पर काबू पा ही लेंगे। उन्होंने ये भी जाना कि वो अपने डर से ज्यादा